नापासर के मूल निवासी, जिनका व्यवसाय बॉम्बे में है, बहुत बड़े भामाशाह हैं, श्रीमान मुंदड़ा साहब, और इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान के सुधार जी, श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमान मधुसूदन जी गौड़, रमन सिंह जी शेखावत साहब, जो इस स्कूल इस कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो एज से रिटायर्ड हो गए। सुमित मौर्य जी, कालेज जी व्यास और अनुराग जी नागर, जो रिटायर्ड प्रवक्ता सिविल विभाग के रहे हैं, और जो हमारी आपकी बार जो प्रिलिमिनरी हुई उसके कर्ता धर्ता अध्यक्ष भी यही रहने वाले हैं। उपस्थित भाई और बहनों, और इस महाविद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक बंधुओं बहन, ये मेरा सौभाग्य है इस महाविद्यालय में मैंने अध्ययन किया है, और मैं मैकेनिकल का विद्यार्थी रहा हूं, परंतु मेरे मित्रों की तरह मुझे नौकरी करने का अवसर प्राप्त नहीं है। और अब मैं जनता के हाथ जोड़ जाड़ करके अब मैं 6ठी बार एमएलए बना हूं। राजस्थान में 3री बार बन गई। मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब के मंत्रिमंडल में भी रहा, माननीय वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में भी रहा, और अभी मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा की मंत्रिमंडल में भी। शिक्षा है तो पंचायत का संस्कृत शिक्षा है, 3 विभाग मेरे पास है। परंतु कई बार मुझे लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। ये तो भगवान की कृपा है, मुझे पता नहीं मैं कैसे आ गया। मेरी औकात तो नहीं थी यहाँ में, क्योंकि मैं तो एक बहुत गरीब खेती परिवार का बेटा रहा हूँ। मेरे पिताजी छोटे किसान थे, जो मजदूरी भी करते थे और अपना खेती का काम भी करते थे। मेरी भगवान की कृपा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे राष्ट्रीय संसद संघ में दिशा थी, और उसके कारण से मेरे जीवन में विचलन नहीं, और सही रास्ता जो दिखाया उस रास्ते पर चल पड़ा, तो मैं आगे हूँ। राष्ट्रीय संसद संघ व्यक्ति निर्माण करता है, जो देश और राष्ट्र के बारे में सकारात्मक सोचा। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, नहीं चाहूंगा, और उसी की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं मेरे जो इस मित्र हैं, बहनें हैं, इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं तो 83 का पास आउट हूँ, उनसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि सार्वजनिक जीवन में हम जाते हैं, किसी की सेवा करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, या सरकारी सेवा में, बेईमानी करने से आप बड़े नहीं बन सकते, चरित्रहीनता करने से आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो संकट तो आएंगे, बहुत संकट आएंगे। आपको बेईमान लोग आपके सामने आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन अंततः आपकी रफ्तार लगातार जारी रहेगी, रफ्तार बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, लेकिन बेईमान और चरित्रहीन लोगों की गति एकदम ऐसी गिरेगी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे भाई और बहनों, ठीक रास्ते पर चले। वो चाहे रास्ता कांटों भरा हो सकता है, तुरंत लाभ देने वाला नहीं होगा, संकट भी आ सकते हैं बीच में, लेकिन बीच में विचलित हो गए, डगमगा गए, तो रास्ता छूटने की पूरी संभावना ही रहती है। इसलिए अपना जो ईमानदारी का, चरित्र का जो
भगवान ने हमको दे दी, उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना और अपने आपने जो मन में लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। एक न एक दिन वो आप ऊंचाइयों की सफलता की ऊंचाइयों के शिखर को छुएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने कहा ना, कहीं मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं, मैं कोई धनवान भी नहीं, न कोई मेरे माताजी पिताजी बहुत बड़ी राजनीति में पले रहे हो, ऐसा भी नहीं। पर राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जो दिशा थी और उस दिशा को छोड़ा नहीं, तो आज सफलता पूर्वक मैं यहाँ तक हूँ। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो मन में तय कर रखा है इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन सदमार्ग पर लगातार चलते रहे। व्यवधान आएगी, रुकावट आएगी, बाधा आएगी, लोग विचलित करने की कोशिश करेंगे। मुझे भी कहते हैं, मुझे बात यहाँ कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग मेरे कहते हैं, कई मित्र कहते हैं, दिलावर जी मंत्री बनने का मौका हमेशा नहीं मिलता है, ये मौका है बच्चों के लिए कुछ कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं क्या करना है भाई? बोला कुछ पैसे वैसे का इंतजाम कर लेना चाहिए। मैं जिनके लिए पैसों का इंतजाम करूंगा वो कल मर गए तो मेरा सब गया। पैसों का इंतजाम करके उसने वो अपने सदमार्ग से भटक गए तो क्या होगा? एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन सच्चे और पूत सपूत तो क्यों धन सच्चे। सपूत होगा तो कमा लेगा, आपका उसको बढ़ा लेगा, कपूत होगा तो बर्बाद कर देगा, लेकिन काहे के लिए सच्चे कर। इसीलिए मैं आपसे यही पुनः आग्रह करूंगा कि मन में लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। व्यवधान आएंगे, रुकावटें आएंगी, लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, कई प्रलोभन देंगे, लेकिन उनमें यदि फंस गए तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। और यदि आप उसको लांघते हुए चले गए, प्रलोभन में नहीं फंसे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका जो लक्ष्य तय किया है उसको आप जरूर प्राप्त करेंगे। मेरा ऐसा सोच है। इसी के साथ आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद। गंदगी की वजह से 7.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। आप आश्चर्य कर रहे होंगे ना, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको तो पता ही नहीं था। पर 7.5 लाख लोग हर साल मरते हैं गंदगी की वजह से। और हम सब लोग गौ माता को मार करते हैं, लेकिन उनको भी हम सब मारने पर तुले हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझदार होने के बावजूद भी पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करते हैं, डिस्पोजल आइटम्स का उपयोग करते हैं। गौ माता उनको खाती है, कई दिनों तक खाने के बाद वो मर जाती है। गौ माता मर जाएगी, नहीं बचेगी तो देश में बचने वाले नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खेती जो हमारी है, पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद डालते होती है, वो शक्ति कमजोर हो गई, नहीं बचती। यही आलम रहा हमारा, तो कुछ दिनों के बाद वो खाद्यान्न देना बंद कर दिया, यानी वो अस्वस्थ हो गई। अब उसको स्वस्थ करने के लिए एक ही इलाज है कि गौ माता का गोबर चाहिए। और गौ माता का गोबर मिलेगा कहाँ से? हम तो पॉलीथीन का उपयोग कर करके उसको मारना चाह रहे हैं। कई सारे मर गए, कई ने डंडे मार करके भगा दिया, तो बूचड़ खाने उठा के ले गए, क्या कहते हैं बूचड़ खाने वाले कसाई लोग। यदि गौ माता नहीं रही तो हम नहीं बचने वाले, भूख के कारण तड़प के मरेंगे। आपको कितने भी रुपये वेतन मिलता हो, उसको चबा कर पेट नहीं भर सकते। अब कितना भी सोना हो वो खा कर के पेट नहीं भर सकते। आप भी कितना भी अच्छा मकान उसको खाकर पेट नहीं भर सकते। खाना तो आपको अनाज ही पड़ेगा, अनाज ही। इसलिए हमारे गौ माता को बचाना है तो फिर पॉलीथीन का उपयोग भी बंद करो। आप पॉलीथीन का और उपयोग करके आप आपके बच्चों को मारना चाह रहे हो, आपके परिवार वालों को मारना चाह रहे हो, आपके गाँव वालों को मारना चाह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलीथीन की थैली को जलाने के लोग मीथेन जैसी गैस निकलती है, उसके कुछ सहयोगी गैसें और निकलती है जो हम सबको बीमार करने में सहायक के लिए मुख्य होती है। ज़्यादा गंदगी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कमी कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जहरीली गैस होती है और वो वायु के माध्यम से, सांस के माध्यम से और शरीर में जाती है, हमको बीमार करती है। हमको बीमार करती है तो, और हम तो बड़े समझदार हो गए, क्योंकि हमको पहले हम तो गाँव में से कपड़े में बांध करके वो भोजन रोटी खेत पे ले जाते थे। हम तो टिफिन में ले जाते हैं, अच्छी बात है टिफिन में ले जाना चाहिए, पर वो प्लास्टिक में क्यों? कि प्लास्टिक के टिफिन में गर्म भोजन संपर्क में आता है तो उसके कुछ अंश उस भोजन में चला जाता है। उसको खाते हैं तो कई दिनों तक खाने के बाद कैंसर होने की संभावनाएं होती है। कई लोग बोले उनकी थैली में चाय नहीं, उसको पीते हैं। कई बार हम प्लास्टिक हो कहते कागज का गिलास है, इसमें चाय पी रहे हैं, वो केवल कागज का नहीं है, उसके अंदर एक लेयर है पॉलिथीन, वो पिघलती है, हमारे शरीर में। हम जो बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हमारे यहाँ पत्तल लगाए जाते हैं, पत्तल धोना, उसके ऊपर भी प्लास्टिक की एक परत होती है, पॉलिथीन की परत होती है। वो गर्म भोजन के कारण से उसके संपर्क में आता है तो हमारे को बीमारी होती है। उसके कारण से उसमें मरने वालों की जो संख्या 7.5 लाख है। हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, मेरे भाई भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं, मेरी पत्नी भी हो सकती है। ये सब करके 7.5 लाख लोग होते हैं। यदि हमको 7.5 लाख लोगों से कुछ लोगों को भी बचाना है और गौ माता को बचाना है तो पॉलीथीन का उपयोग मत करना। पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के ऊपर गौ माता की हत्या का पाप लगता है और गौ माता की हत्या का पाप कभी धुलता नहीं, उसका विनाश ही होता है। विकास थोड़ी देर के लिए कर लेगा कोशिश, पर अंतर होगा तो ठीक नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से कि आप किसी भी कीमत पर पॉलीथीन का उपयोग न करें। ये हमारे लिए, मानव के लिए, जानवरों के लिए, गौ माता के लिए ये सब ठीक नहीं। यदि आपको अपने भाई प्यारा है, बहन प्यारी है, पति प्यारा है, पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं, माँ बाप प्यारे हैं, पड़ोसी प्यारे हैं, आपके मोहल्ले वाले प्यारे हैं, प्रदेश के लोग प्यारे हैं, देश के लोग प्यारे हैं, तो किसी भी कीमत पर पॉलीथीन से और गंदगी से दोस्ती न रखें, बल्कि पड़ोस वालों को टोकें। हम बड़े शौक से जाते हैं, केला ले जाने में हमको कई बार शर्म आती है। सब्जी को पॉलीथीन वो दे ले भैया, थैली में डालते हैं, वो डाल के देता है। आप घर आते हैं, सब्जी तो ले लेते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं और फिर उसमें और क्या करते हैं, कचरा बचता है जो उसका अवशेष बचता है, थोड़ी भर के फेंक देते हैं। उस लालच में जहाँ बोलना चाहता है कि हम समझदार हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारी ज़्यादा ड्यूटी हमारी बनती है कि हम समाज के लोगों को दिशा देने के लिए अब किसी भी कीमत पर पॉलीथीन का उपयोग न करें, गंदगी से दोस्ती किसी भी कीमत पर न रखें, बल्कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारा गांव स्वच्छ रहे, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन आज के बाद पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेगी? घर पे लड़ाई तो होगी, मेरी पत्नी से कई बार लड़ाई थी, बोला तुमको क्या सुन रहा है, तुम अकेले बंद कर दो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मैं तो लाऊं। और बार झगड़ा भी हुआ, बड़ी मदद से मैं मना पाया हूँ, बोला ऐसे सबके घर में होगा। लेकिन उस झगड़े करके भी, विरोध करके भी, कुछ खड़ी खोटी सुन के भी हम पॉलीथीन का उपयोग न करें, फिर उससे मेरे परिवार वालों का नुकसान होना है, गौ माता का नुकसान होना है, और गौ माता का नुकसान होगा तो कल जैविक खेती कैसे होगी? क्योंकि गौ माता का गोबर तो होगा ही नहीं हमारे पास, तो हम भूख के कारण से तरफ का मरेंगे। यदि हमको सबको बचाना है तो किसी भी कीमत उपयोग न करें। तो मैं आपसे आश्वस्त होना चाहता हूँ कि क्या हम यहाँ बैठे हुए लोग, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे छात्र हो, चाहे किसी भी स्तर हो, चाहे यहाँ बाहर चाहे आने वाले मेरे साथी लोग हों, क्या संकल्प ले सकते हैं कि अभी के बाद किसी भी कीमत पर मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा, नहीं करूँगी? ले सकते हैं क्या? पक्का? बहने नहीं बोल रहे, ले सकते हैं? ले सकते, हाथ खड़ा कर बता जी, संकल्प लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर नहीं करें, कुछ भी हो जाए, घर पे झगड़ा होना होगा, सह लेगी कर ऐसा हाथ करने के लिए होता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने संकेत लिया, भगवान आपके संकल्प को पूरा करें। धन्यवाद। सभी लोग इस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे।
और ये जो आप ला रहे हैं किसी प्लास्टिक का नुकसान देगा, एक तो आप ताकि नीचे रहेगा या दूसरे आदमी का उपयोग कर सकते हैं, पर ये बंद कर सकते हैं। आपके कॉलेज में और है ही कम करते भी आपको करना है। जैसा कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी मदन दिलावर जी ने आज जो संकल्प दिलाया है, क्योंकि देखिए 3P का ये अपने जीवन में बहुत कठोरता से पालन कर रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से इनको जानता हूँ। 3P, पेड़, प्लास्टिक और पानी। अभी जैसे इन्होंने प्लास्टिक के बारे में बताया, पेड़ के बारे में तो अपने डिपार्टमेंट में अब की बार इन्होंने एक प्रकोष्ठ खोल दिया। पूरे राजस्थान में बहुत सारे, मेरे को संख्या तो नहीं पता है कितने, 7 करोड़ पेड़ लगे हैं। 20 पर रिकॉर्ड बना है। इसके लिए जोरदार तालियों से आपका एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए। और पिछला विभाग में इसमें से 4.5 से 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग ने ही लगाए। और ये बात यहाँ पे मैं जानता ही था, प्रधानमंत्री जी ने भी वहां से जिक्र किया था, इस जो इतने पेड़ लगे हैं जो आपके नेतृत्व में, तो इसके लिए भी जोरदार आपके, जैसा आपने बताया है कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए ये जो मार्ग है, कंठ काकेंड मार्ग है, इसको हमें पार करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो जीवन मूल्य, ये जो राजनीति ये आप करते हैं, ये मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। और हम जानते हैं, मैंने एक दिन पहले भी, थोड़े दिनों वाल्मीकि जयंती पे भी बताया था, मूल्य और कीमत में क्या अंतर होता है। जब कीमत कोई आदमी अदा करता है तब मूल्य जनरेट होता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन के 14 वर्ष जब वनवास में दिए थे, उस 14 साल की जो कीमत चुकाई थी, तब मूल्य बना था कि बेटा हो तो भगवान श्री राम जैसा। ऐसे ही मूल्यों की आप राजनीति करते हैं, एक बात को कि मेरे को ये करनी है, वो करनी है, इसलिए एक बार इनके मूल्यों की राजनीति के लिए भी एक थोड़ा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री जो होता है उसका टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बना होता है, एक व्यस्त कार्यक्रम होता है। हमने आपसे निवेदन किया, अपना शेड्यूल में नहीं होते हुए भी आपने हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकार किया और यहाँ आए, इसका लिए मैं आपको तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री किशन जी मुंद्रा, बताया कि भामाशाह, आप लोगों को भामाशाह, सब लोगों ने नाम सुना होगा। भामाशाह कौन था, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। भामाशाह जो नाम मिला है, जब महाराणा प्रताप अकबर के साथ में जब लड़ाई हुई थी और उनको अपने क्या कि आयुध और गोला बारूद के लिए पैसे की आवश्यकता थी, उस समय जो व्यक्ति उनको पैसे देने के लिए कह कि आप जो लड़ाई लड़िए, पैसे की कोई कमी नहीं है, अपना क्या कि पूरा का पूरी तिजोरी खोल दीजिए, उसको भामाशाह है। ऐसे ही आज हमारे बीकानेर में हमारे बीच में है श्री किशन जी मुंद्रा, जो भामाशाह है। तो आपका भी हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे इस कॉलेज में आए। आपका मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में है श्री श्रवण जी शेखावत, आप इंजीनियर हैं और एचपी से रिटायर हुए हैं, तो आपका भी मैं इस कॉलेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि एक आपने बताया कि 7.5 करोड़ जो पेड़ लगे हैं, इसी से हम प्रेरित होकर यहाँ एक ऑक्सीजन पार्क 100 फीट बाई 100 फीट में सघन वन हमने लगाया, जिसमें 32 × 32 1024, जिसको 1K कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1024 पेड़ लगाए थे। आज भी 950 पेड़ 6 फीट हाइट के बन गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी हमारे एक साथी हैं, हमारे एक स्वयंसेवक हैं, आपके साथ ही काम करते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी गोदाना, वो प्रकोष्ठ
वो संभालते हैं, उनसे हमने बात की, तो हम भी प्रेरित होके, कहने का मतलब आपके डिपार्टमेंट से हमने प्रेरणा ली। इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग ने तल्लीनता से और शिद्दत के साथ में आपने कार्यक्रम को सुना, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये बात है, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ढूंढते रहते हैं मकान में, रहने का कोई स्थान नहीं। ऐसे लोगों के बारे में पहले सरकारों ने सोचा होगा, लेकिन जो प्लान डिवाइड करने में बता नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी बार निश्चय किया कि इन सब लोगों को उनको निश्चित आवाज से भूखंड दें। तो निकल गया 2 मंथ, जिसमें लगभग 32 जातियां, 21,000 लोगों को हमने जो निःशुल्क उपलब्ध करा दिए हैं। और अब और अभियान चल रहा है, थोड़ी देर बाद इतने ही लोग आप अपने मकान के मालिक होने वाले प्रधानमंत्री से कहेंगे व्यक्ति भूखंड हो गया है, गरीब लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास के मकान बनाइए, तो सबको स्वीकृति करा के अपने मकान बनेंगे। जब हमने ऐसा कहा कि ऐसा करना चाहते, बहुत लोगों ने बहुत संभव ही नहीं, उनके पास तो आईडी भी नहीं है और वो तो बेच के चले जाएंगे। बेच के इनकी जमीनों को बर्बाद मत करेंगे। वो इस भारत के नागरिक हैं, हमारे पूर्वजों से ज्यादा देशभक्त उनके पूर्वज हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं, जब अंग्रेज लोग मुगल जब हमारे पर शासन करते थे, तो क्रांतिकारियों को उसका सहयोग करने के लिए तो उस समय की सरकार जो राजा होते थे उनके खजाने नहीं थे, अपना परिवार भी चलाते थे, क्रांतिकारियों का सहयोग भी है। ऐसे कई कारण थे जिसे हम कह सकते कि हमारे पूर्वज ज्यादा उनके पूर्वज देशभक्त थे। इन्हीं कारणों से कालांतर में वो सोचा था कि ये नीति होगी, उन कामों में लगते हमारी पूर्ति बढ़ती थी, हमारी उनको विकसित धारा में लाने के लिए उनका सहयोग करते। लेकिन इन्हीं कारणों से पूरी ताकत के साथ सहयोग नहीं करता। और अब राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि वैसे सब लोग निःशुल्क पट्टे लेके मकान बनवाए और हम उसमें सफलता की ओर बढ़ गए। कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि राजस्थान में कोई भी ऐसा मनुष्य जाति का व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास अपना मकान नहीं होगा। इसका हमारा लोग तो आईडी नहीं, आईडी ला, हमने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमने कंफर्मा ले लिया। वर्तमान स्थिति क्या है इसमें लिख दो, तुम्हारे कहा रहते क्या तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जाति की। हमें तहसीलदार होता क्या, आसपास के लोगों से पूछ के बात करिए और अपने घुमन को पहचान पक्का बना दिया होता, उस आधार में सारा काम तो करते हैं। अब वो खुश है क्योंकि आज तक किसी ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। और अब अपने आदेश दे दिए, जहाँ वो बैठे वहां से कोई उसको उठा नहीं सकता, नहीं तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देगी। जब तक उसका पुनर्वास नहीं कर देते वहां से नहीं उठा सकते। अदरवाइज कोई सरकारी कर्मचारी गड़बड़ करेगा, कलेक्टर से तहसीलदार तो इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अपना बनाने की जरूरत है, साफ व्यक्ति की जरूरत है। हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमने प्रतिज्ञा भी ली है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ऐसा लिखते हैं कि उसको हमको साकार रूप देना